हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम कनेक्टेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जब दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड होती हैं और वो मूव करती है तो उस मोशन को हम बोलते हैं कनेक्टेड मोशन। फर्स्ट वी विल डिस्कस अ केस ऑफ टू बॉडीज ऑफ masses m1 एंड m2 कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। मेरे पास दो मासेस हैं m1 और m2। यहाँ पर लेट अस सपोज m2 की वैल्यू m1 से बड़ी है और ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं लाइक दिस, एंड इट इज हंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली विच इज फ्री टू रोटेट। नाउ सिंस m2 m1 से बड़ा है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि m2 मास नीचे जाएगा और m1 मास ऊपर जाएगा। वाई? क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। देयर इज वन पॉइंट, अगर एक स्ट्रिंग को हम दोनों साइड से स्ट्रेच करते हैं तो जितनी टेंशन एक साइड पे लगेगी उतनी ही टेंशन दूसरी साइड पे होगी। नाउ लेट्स फाइंड किस मास पे कितनी फोर्स लग रही है और किस डायरेक्शन में लग रही है। अगर मैं m2 मास की बात करूं तो इसके ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है m2g, और ऊपर की तरफ जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो लग रही है। और ये मास m2 मास नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेट अस सपोज विद एन एक्सेलरेशन a। अगर m2 मास नीचे की तरफ मूव करता है विद एन एक्सेलरेशन a, तो m1 मास डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन a, क्योंकि ये स्ट्रिंग जो है ये इनएक्सटेंसिबल है, हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो अगर m2 मास की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, then the net force on this m2 will be equal to m2 times a। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, देखो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है m2g, उसमें से जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है टेंशन, उसको हम माइनस कर दें तो हमें नीचे की तरफ ही फोर्स मिलेगी m2a। द फोर्स ऑन मास m2 is the difference between the gravitational force and the tension in the string। नाउ लेट्स कम टू m1। m1 के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? देखो, अगर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग के दोनों एंड पे टेंशन होगी, तो अगर राइट एंड पे भी टेंशन होगी तो लेफ्ट एंड पे भी टेंशन होगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है m1g। और ये मूव कहाँ कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a। देन द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू m टाइम्स a, m1 टाइम्स a। तो इसमें पक्का टेंशन ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, सो आई कैन राइट t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 टाइम्स a। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके मैं इस पूरे सिस्टम के डायनेमिक्स को समझ सकती हूँ। मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकती हूँ कि m2 जो मास है वो कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, m1 मास कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा, और स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है। बोथ दीज क्वांटिटीज कैन बी फाउंड आउट यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। इफ आई ऐड दीज टू इक्वेशंस आई विल गेट लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन ऐड करी है और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में राइट साइड ऑफ द इक्वेशन ऐड करी है। नाउ दिस t gets cancelled and I get this, and upon solving I get the value of acceleration as m2 minus m1 divided by m1 plus m2 into g. This is the value of acceleration for the mass m2 and m1। क्वेश्चन में हमें सारी क्वांटिटीज गिवन होंगी m1 m2, g की वैल्यू हमें पता है और हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ a जो हमने ऑब्टेन करी है इन एनी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन एज दिस, एंड इफ आई सॉल्व फर्दर you can pause here and go through these steps. They are very easy calculations. I will get the value of tension in the string as 2 m1 m2g upon m1 plus m2. So this is how we can find the tension in the string and the acceleration of the mass. All these quantities are given to us in the question. m1, m2 and g we already know. Now let's consider one more system of connected motion.
यहाँ पर मेरे पास एक स्लोप है, एक इंक्लाइंड प्लेन है विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। दो मासेस हैं वेयर m2 is greater than m1. These two are connected via an inextensible string over a frictionless pulley. Now since m2 m1 से बड़ा है तो हमें मोशन इस तरीके से देखने को मिलेगा, that m2 will be going down and m1 will be going up. So let's find out the direction of individual forces on both the masses. m2 मास पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी m2g, और ऊपर की तरफ स्ट्रिंग जो है वो फोर्स लगाएगा जिस दैट इज इक्वल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और मोशन कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ. सो द नेट फोर्स ऑन दिस m2 विल बी m2a. तो हम लिख सकते हैं दैट फॉर मास m2, m2a will be equal to m2g minus t. Here m2g must be greater than t for the mass to move downwards. इसी तरीके से m1 की बात करें तो यहाँ पर टेंशन लग रही है और नीचे की तरफ लग रही है ग्रेविटी, दैट इज m1 times g, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. अब हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे m1g के in the direction perpendicular to t and parallel to t, like this. And from geometry you will see that this angle is equal to theta, that is the angle of the inclined plane. So mg का component perpendicular to t will be, this is m1g cos theta, and the component parallel to t will be m1g sin theta. Now यहाँ पर m1g cos theta नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, about which we will discuss later on. यहाँ पर m1g sin theta टेंशन को अपोज करेगा. अब m1 मास ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, और फोर्स, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू m1 टाइम्स द एक्सेलरेशन. दोनों मासेस की एक्सेलरेशन सेम है क्योंकि दे आर कनेक्टेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. So we can write that the net force on the object m1 will be equal to tension minus m1g sin theta. इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकती हूँ, दोनों मासेस कितने रेट पे उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द मासेस, एंड वी कैन फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग. Let us suppose this is my equation 1 and this is my equation 2. If I add the two equations, मेरा t cancel out हो जाएगा like this, और इससे हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं. So this is the expression for the acceleration of the object. And if I put the value of a in any of the equations, I will get the value of t as well. So let me put the expression for a in first equation. And after rearranging the terms, I will get the expression for tension in the string as t is equal to m1 m2g into 1 plus sine theta divided by m1 plus m2. So these are the two expressions for acceleration of the masses m1 and m2 and the tension in the string. Now let's consider the third case of connected motion, that is when three masses m1, m2 and m3 are lying on a frictionless surface and they are connected via springs like this. We are applying a force on m1 in this direction. Left side पे हम m1 को pull कर रहे हैं on this frictionless surface. Then ये जो strings हैं ये एकदम tight हो जाएंगे, इसका मतलब इनमें tension develop होगी. इधर की तरफ m1 की साइड पे टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इट्स वैल्यू इट्स t1. लेट अस सपोज इसकी वैल्यू t1 है. The same tension will develop on the other end of the string as well, but उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. लेट अस सपोज सेकंड स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो रही है इसकी वैल्यू है t2. एक एंड की तरफ वैल्यू है t2, देन अदर एंड की तरफ भी वैल्यू t2 होगी, बट द डायरेक्शन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. नाउ लेट अस सपोज हमारा m1 मास जो है ये राइट साइड में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a. तो इसका मतलब तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स ही सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे होंगे. दे आर मूविंग
as if this system forms a single mass जिसका mass होगा m1 plus m2 plus m3. So we can write F is equal to m1 plus m2 plus m3 times A. They are acting as a single object जिसका मास इन तीनों के मास के सम के बराबर है और उसकी एक्सेलरेशन इन तीनों के एक्सेलरेशन के बराबर है. Let this be my first equation. Now अब मैं अपने मास m1 एनालाइज करती हूँ. m1 मास पे एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है F, तो उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है T1. नेट फोर्स कहाँ लग रही है? टुवर्ड्स द राइट ओनली. इसका मतलब F की वैल्यू ज्यादा होगी T1 से. Then F minus T1 will be equal to the net force on mass M1. So this will be the equation F minus T1 is equal to M1A. Let this be my equation 2. Now first और second equation का use करके मैं T1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ. Let me eliminate A. First equation से अगर मैं देखूँ तो A की वैल्यू will be F upon M1 plus M2 plus M3. हमें A की वैल्यू नहीं पता और T1 की वैल्यू भी नहीं पता, तो हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा. नाउ सेकेंड इक्वेशन में लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ A. आई विल गेट m1 टाइम्स दिस. नाउ दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द टेंशन इन द फर्स्ट रिंग. T1 की वैल्यू हमने निकाल ली है. नाउ अगर हम m2 मास को देखें तो वो भी राइट साइड में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन A, और इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं T1 और T2. तो T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2, सो आई कैन राइट T1 माइनस T2 शुड बी इक्वल टू M2 टाइम्स A. अब मुझे T1 की वैल्यू पता है तो मैं T2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ. T2 इज इक्वल टू T1 माइनस M2A. लेट मी पुट द एक्सप्रेशन फॉर T1 फ्रॉम हेयर and the expression for acceleration from this one. A is equal to F upon M1 plus M2 plus M3. And this is the final expression for T2. So these are the three expressions for acceleration T1 and T2. We'll discuss one more case for connected motion in the next video. I hope this lecture is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.